तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बहुत पहले हमें 1998 में 99 के दौर के अंदर एक मूवी देखने को मिली थी, फाइट क्लब। जी हाँ दोस्तों, उसी का दूसरा पार्ट हमें अब देखने को मिलने वाला है। तो पूरी कुछ जानकारी जो इसके अंदर जो रहने वाली है, जैसा कि प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सब कुछ आपको एक तरह से इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। फाइट क्लब डेविड फिंचर द्वारा निर्देशित 1999 की अमेरिकी फिल्म है, जिसमें ब्रैड पिट, एडवर्ड नॉर्टन और हेलेना बोनहम कार्टर ने अभिनय किया है। यह चक पलाहनीक के 1996 के उपन्यास पर आधारित है। नॉर्टन ने अनाम कथावाचक की भूमिका निभाई है, जो अपनी सफेदपोश नौकरी से असंतुष्ट है। वह साबुन विक्रेता टाइलर डर्डन, पिट के साथ एक फाइट क्लब बनाता है और एक गरीब लेकिन आकर्षक महिला, मार्ला सिंगर, बोनहम कार्टर के साथ रिश्ते में उलझ जाता है। पलाहनीक के उपन्यास को फॉक्स 2000 पिक्चर्स की निर्माता लॉरा जिस्किन ने चुना था, जिन्होंने फिल्म रूपांतरण लिखने के लिए जिम उहल्स को काम पर रखा था। फिंचर को कहानी के प्रति उनके उत्साह के कारण चुना गया था। उन्होंने उहल्स के साथ मिलकर स्क्रिप्ट तैयार की और कलाकारों और फिल्म उद्योग के अन्य लोगों से पटकथा लेखन की सलाह ली। इसे जुलाई से दिसंबर 1998 तक लॉस एंजिल्स और उसके आसपास फिल्माया गया था। उन्होंने और कलाकारों ने फिल्म की तुलना रिबेल विदाउट ए कॉज 1955 और द ग्रेजुएट 1967 से की, जिसमें जेनरेशन एक्स और विज्ञापन की मूल्य प्रणाली के बीच संघर्ष की थीम थी। स्टूडियो के अधिकारियों को फिल्म पसंद नहीं आई और उन्होंने अनुमानित घाटे को कम करने के प्रयास में फिंचर के इच्छित विपणन अभियान का पुनर्गठन किया। फाइट क्लब का प्रीमियर 10 सितंबर 1999 को 56वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ और इसे 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा 15 अक्टूबर 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्टूडियो की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और इसे आलोचकों से ध्रुवीकृत प्रतिक्रियाएं मिलीं। इसे 1990 के दशक की सबसे विवादास्पद और चर्चित फिल्मों में से एक माना गया। हालांकि बाद में फाइट क्लब को अपने होम वीडियो रिलीज के साथ व्यावसायिक सफलता मिली, जिसने इसे एक पंथ क्लासिक के रूप में स्थापित किया और मीडिया को फिल्म पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित किया। 2009 में इसकी 10वीं वर्षगांठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे हमारे समय की परिभाषित पंथ फिल्म करार दिया। कथानक: अनाम कथावाचक, जो अनिद्रा और अपनी नौकरी और जीवनशैली से असंतुष्टि से जूझता है, सहायता समूहों में अस्थायी सांत्वना पाता है। जैसे जैसे उसकी अनिद्रा बढ़ती जाती है, उसे पता चलता है कि भावनात्मक कमजोरी की अभिव्यक्तियां उसे सोने में मदद करती है, जिससे वह भावनात्मक रूप से परेशान करने वाली समस्याओं का सामना कर रहे लोगों के लिए कई समूहों में शामिल हो जाता है, भले ही उसकी अभिव्यक्तियां कपटपूर्ण हों। उसके प्रयास तब विफल हो जाते हैं जब मार्ला सिंगर, एक और धोखेबाज, उसी समूह में शामिल हो जाती है। कथावाचक अपने मनगढ़ंत संघर्षों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने में असमर्थ है, या एक धोखेबाज के रूप में उसकी उपस्थिति से उसका ध्यान हटाने में असमर्थ है, जिससे उसकी नींद फिर से लौट आती है। वह उन्हें सोने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए अलग अलग सत्रों में भाग लेने और कुछ परिस्थितियों में संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने की व्यवस्था करता है, जिसके लिए वह अनिच्छा से सहमत होती है। काम से लौटते समय नैरेटर की मुलाकात एक साबुन विक्रेता टाइलर डर्डन से होती है। एक विस्फोट के बाद नैरेटर का अपार्टमेंट नष्ट हो जाता है। वह टाइलर के जीर्णशीर्ण घर में रहने चला जाता है। वे दोस्त बन जाते हैं और बार बेसमेंट में एक भूमिगत फाइट क्लब शुरू करते हैं। टाइलर मार्ला को ओवरडोज से भी बचाता है, जिससे उनके बीच यौन संबंध बनते हैं, जबकि नैरेटर उसके प्रति उदासीन रहता है। नैरेटर अपनी नौकरी छोड़ देता है, अपने बॉस को पैसे के लिए ब्लैकमेल करता है और फाइट क्लब को आगे बढ़ाता है,
जिसमें उसके कैंसर सहायता समूह के दोस्त बॉब सहित नए सदस्य शामिल होते हैं। टाइलर क्लब को प्रोजेक्ट मेहेम में बदल देता है, सामाजिक व्यवस्था को बाधित करने के उद्देश्य से बर्बरतापूर्ण कार्य करता है। खुद को अलग-थलग महसूस करते हुए नैरेटर टाइलर से भिड़ जाता है, जो नैरेटर के अपार्टमेंट में विस्फोट की साजिश रचने की बात स्वीकार करता है और फिर गायब हो जाता है। पुलिस एक मिशन के दौरान बॉब को मार देती है, जिसके बाद नैरेटर टाइलर की तलाश में निकल पड़ता है। प्रोजेक्ट की देशव्यापी पहुंच और मार्ला और अन्य लोगों द्वारा टाइलर डर्डन कहे जाने की खोज करने पर उसे पता चलता है कि वह और टाइलर अलग-अलग व्यक्तित्व वाले हैं। यह जानने पर कि प्रोजेक्ट मेहेम क्रेडिट कार्ड कंपनियों के मुख्यालय को उड़ाकर ऋण रिकॉर्ड मिटाने की योजना बना रहा है, नैरेटर असफल रूप से मार्ला को चेतावनी देता है और पुलिस के पास जाता है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट मेहेम के सदस्य भी हैं। वह विस्फोटकों को निष्क्रिय करने का प्रयास करता है, लेकिन टाइलर उस पर हमला करता है। यह स्वीकार करते हुए कि वह टाइलर है, वह अपने मुंह में गोली मारता है, जिससे टाइलर की मौत हो जाती है, जबकि गोली नैरेटर के गाल से होकर निकल जाती है। मार्ला आती है और दोनों हाथ पकड़कर लक्षित इमारतों को ढहते हुए देखते हैं। गालना 2009 में एडवर्ड नॉर्टन बाय और 2019 में ब्रैड पिट दाए। एडवर्ड नॉर्टन कथावाचक के रूप में सहायता समूहों में भाग लेने के दौरान वह कई छद्म नाम अपनाता है। ब्रैड पिट टाइलर डर्डन, हेलेना बोनहम कार्टर मार्ला सिंगर के रूप में, मीट लोफ रॉबर्ट बॉब पॉल्सन, जेरेड लेटो एंजेल फेस, एक युवा फाइट क्लब रंगरूट और प्रोजेक्ट मेहेम का सदस्य, होल्ट मैककेलेनी मैकेनिक के रूप में, जैक ग्रेनियर, रिचर्ड चेसलर कथावाचक के बॉस, इयोन बेली रिकी, पीटर इयाकेंजेलो लू के रूप में, थॉम गॉसम जूनियर जासूस स्टर्न के रूप में। विषय वस्तु फिल्म की अकादमिक व्याख्याओं के लिए फाइट क्लब की व्याख्याएं देखें। हम शिकारी बनने के लिए डिजाइन किए गए हैं और हम खरीदारी के समाज में हैं। अब मारने के लिए कुछ नहीं है, लड़ने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए कुछ नहीं है, तलाशने के लिए कुछ नहीं है। उस सामाजिक नपुंसकता में यह आम आदमी कथावाचक बनाया गया है। डेविड फिंचर 8 फिंचर ने कहा कि फाइट क्लब 1967 की फिल्म द ग्रेजुएट की तरह ही एक आने वाली उम्र की फिल्म है, लेकिन 30 के दशक के लोगों के लिए। फिंचर ने कथावाचक को एक आम आदमी के रूप में वर्णित किया। 8 चरित्र को स्क्रिप्ट में जैक के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन फिल्म में उसका नाम नहीं बताया गया है। 9 फिंचर ने कथावाचक की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। उसने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो उसे करने के लिए सिखाया गया था। वह जो नहीं है, वह बनकर दुनिया में फिट होने की कोशिश की। उसे खुशी नहीं मिल पाती है, इसलिए वह ज्ञान के मार्ग पर यात्रा करता है, जिसमें उसे अपने माता-पिता, भगवान और शिक्षक को मारना पड़ता है। फिल्म की शुरुआत में वह अपने माता-पिता को मार चुका है। टाइलर डर्डन के साथ वह उन चीजों को करके अपने भगवान को मार देता है जो उन्हें नहीं करने चाहिए। परिपक्व होने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कथावाचक को अपने शिक्षक टाइलर डर्डन को मारना पड़ता है। यह किरदार 1990 के दशक के ग्रेजुएट आर्केटाइप का उल्टा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने संभावनाओं की दुनिया नहीं है, उसके पास कोई संभावना नहीं है, वह सचमुच अपने जीवन को बदलने का कोई तरीका नहीं सोच सकता। वह भ्रमित और क्रोधित है, इसलिए वह अपने दिमाग में एक नीचेवादी उबरमेंश टाइलर डर्डन का निर्माण करके अपने परिवेश पर प्रतिक्रिया करता है। जबकि टाइलर वह है जो नैरेटर बनना चाहता है, वह सहानुभूतिपूर्ण नहीं है और नैरेटर को उसके जीवन में ऐसे निर्णयों का सामना करने में मदद नहीं करता है जो जटिल है और जिनके नैतिक और नैतिक निहितार्थ है। फिंचर ने समझाया, टाइलर हमारे जीवन की अवधारणाओं को आदर्शवादी तरीके से संभाल सकता है, लेकिन इसका वास्तविक जीवन के समझौतों से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि आधुनिक मनुष्य जानता है।
जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप वास्तव में आवश्यक नहीं है। यह बनाया गया है, इसे बस अब चलने की जरूरत है। 8 जबकि स्टूडियो के अधिकारियों को चिंता थी कि फाइट क्लब भयावह और देशद्रोही होने जा रहा है, फिंचर ने भयावह तत्व को कम करने के लिए हास्य को शामिल करके इसे मजेदार और देशद्रोही बनाने की कोशिश की। श्री पटकथा लेखक जिम उहल्स ने फिल्म को एक रोमांटिक कॉमेडी के रूप में वर्णित किया, जिसमें बताया गया, इसका संबंध स्वस्थ संबंधों के प्रति पात्रों के दृष्टिकोण से है, जिसमें बहुत सारा व्यवहार है जो एक दूसरे के लिए अस्वस्थ और कठोर लगता है, लेकिन वास्तव में उनके लिए काम करता है, क्योंकि दोनों ही पात्र मनोवैज्ञानिक रूप से किनारे पर है। 12 नैरेटर अंतरंगता चाहता है, लेकिन मार्ला सिंगर के साथ इससे बचता है, क्योंकि वह उसमें खुद को बहुत अधिक देखता है। 13 जबकि मार्ला नैरेटर के लिए एक मोहक और नकारात्मक संभावना है, वह टाइलर के साथ दोस्ती करने से मिलने वाली नवीनता और उत्साह को गले लगाता है। नैरेटर टाइलर से व्यक्तिगत रूप से जुड़े होने में सहज है, लेकिन जब टाइलर मार्ला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे जलन होती है। जब नैरेटर टाइलर से उनकी दोस्ती के बारे में बहस करता है, तो टाइलर उसे बताता है कि दोस्त बनना उनके द्वारा खोजे जा रहे दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए गौण है। 14 जब टाइलर का तात्पर्य है कि मार्ला एक जोखिम है जिसे उन्हें हटा देना चाहिए, तो नैरेटर को एहसास होता है कि उसे उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था और वह टाइलर के रास्ते से अलग होना शुरू कर देता है। नैरेटर एक अविश्वसनीय नैरेटर तुरंत इस बात से अवगत नहीं है कि वह मानसिक रूप से टाइलर को प्रोजेक्ट कर रहा है। 16 वह गलती से फाइट क्लबों को शक्तिशाली महसूस करने के तरीके के रूप में बढ़ावा देता है। 17 हालांकि नैरेटर की शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है, जबकि टाइलर डर्डन की उपस्थिति में सुधार होता है। जबकि टाइलर पहले नैरेटर की तरह वास्तविक झगड़ों के वास्तविक अनुभवों की इच्छा रखता है। 18 वह संस्थानों और मूल्य प्रणालियों को अस्वीकार करने और नष्ट करने का शून्यवादी रवैया प्रकट करता है। 19 उसका आवेगी स्वभाव आईडी का प्रतिनिधित्व करता है। 13 नैरेटर और प्रोजेक्ट मेहेम के सदस्यों के लिए मोहक और मुक्तिदायक है। टाइलर की पहल और तरीके अमानवीय हो जाते हैं। 19 वह प्रोजेक्ट मेहेम के सदस्यों को चीनी पुनः शिक्षा शिविरों के शिविर निदेशकों के समान मेगाफोन से आदेश देता है। 13 नैरेटर टाइलर से पीछे हटता है और अपने परस्पर विरोधी के बीच एक मध्य मार्ग पर पहुंचता है। 14 फाइट क्लब जेनरेशन एक्स के गुस्से को इतिहास के मध्य बच्चों के रूप में परखता है। 6 नॉर्टन ने कहा कि यह जेनरेशन एक्स के मूल्य संघर्षों की जांच करता है, क्योंकि यह पहली पीढ़ी है जो टेलीविजन पर पली बड़ी है। इस पीढ़ी के पास इसकी मूल्य प्रणाली काफी हद तक विज्ञापन संस्कृति द्वारा निर्धारित की गई थी, और उसे बताया गया था कि कोई व्यक्ति घर के सामान के माध्यम से आध्यात्मिक खुशी प्राप्त कर सकता है। 5 18 उनका चरित्र अपने अपार्टमेंट से चलता है, जबकि दृश्य प्रभाव उसकी कई आइकिया संपत्तियों की पहचान करते हैं। फिंचर ने नैरेटर के विसर्जन का वर्णन करते हुए कहा, यह खुशी के इस कपटपूर्ण विचार में जीने का विचार मात्र था। 20 पिट ने कहा, फाइट क्लब एक रूपक है जो हमें अपने चारों ओर खड़ी दीवारों को तोड़ने और बस इसके लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता के लिए है, ताकि पहली बार हम दर्द का अनुभव कर सकें। 80 फाइट क्लब 1955 की फिल्म रिबेल विदाउट ए कॉज के समानांतर है। दोनों ही सिस्टम में लोगों की कुंठाओं की जांच करते हैं। 18 सामाजिक रूप से कमजोर होने के कारण पात्र दर्शकों की एक पीढ़ी तक सीमित हो जाते हैं। 22 विज्ञापन की संस्कृति समाज के खुशी के बाहरी संकेतों को परिभाषित करती है, जिससे भौतिक वस्तुओं के लिए एक अनावश्यक पीछा होता है जो आध्यात्मिक खुशी की अधिक आवश्यक खोज को बदल देता है। फिल्म में गुच्ची, केल्विन क्लेन और वोक्सवैगन न्यू बीटल जैसे उपभोक्ता उत्पादों का संदर्भ दिया गया है। नॉर्टन ने बीटल के बारे में कहा, हमने इसे तोड़ दिया।
क्योंकि यह बेबी बूमर पीढ़ी की मार्केटिंग योजना का क्लासिक उदाहरण लग रहा था जिसने हमें संस्कृति बेची। 23 पिट ने इस असंगति को स्पष्ट करते हुए कहा, मुझे लगता है कि एक आत्मरक्षा तंत्र है जो मेरी पीढ़ी को हमारी सच्ची भावनाओं के साथ कोई वास्तविक ईमानदार संबंध या प्रतिबद्धता रखने से रोकता है। हम बॉल टीमों के लिए उत्साहित हैं, लेकिन हम खेलने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। हम विफलता और सफलता से इतने चिंतित हैं, जैसे कि ये दो चीजें ही हैं जो अंत में आपको समेटने वाली है। आशी फाइट क्लबों की हिंसा लड़ाई को बढ़ावा देने या महिमामंडित करने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिभागियों को ऐसे समाज में महसूस करने के लिए प्रेरित करती है जहां वे अन्यथा शून्य है। 24 झगड़े समाज में कोकून में रहने के आवेग के प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। 22 नॉर्टन का मानना था कि लड़ाई दर्द के डर और अपने आत्ममूल्य के भौतिक संकेतकों पर निर्भरता को दूर करती है, जिससे उन्हें कुछ मूल्यवान अनुभव करने का मौका मिलता है। 18 जब झगड़े क्रांतिकारी हिंसा में विकसित होते हैं, तो फिल्म टाइलर डर्डन द्वारा क्रांतिकारी द्वंद्वात्मकता को केवल आधा स्वीकार करती है। कथावाचक पीछे हट जाता है और डर्डन के विचारों को खारिज कर देता है। 14 फाइट क्लब जानबूझकर एक अस्पष्ट संदेश को आकार देता है जिसकी व्याख्या दर्शकों पर छोड़ दी जाती है। 19 फिंचर ने कहा, मुझे यह विचार पसंद है कि आप बिना किसी दिशा या समाधान की पेशकश के फांसीवाद कर सकते हैं। क्या फांसीवाद का मतलब यह नहीं है कि यह वह रास्ता है जिस पर हमें जाना चाहिए, लेकिन यह फिल्म किसी भी तरह का समाधान पेश करने से आगे नहीं बढ़ सकती। श्री उत्पादन विकास चक पलाहनीक का उपन्यास फाइट क्लब 1996 में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशन से पहले फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स के एक पुस्तक स्काउट ने रचनात्मक कार्यकारी केविन मैककॉर्मिक को उपन्यास का एक गैली प्रूफ भेजा था। कार्यकारी ने एक स्टूडियो रीडर को फिल्म रूपांतरण के लिए उम्मीदवार के रूप में प्रूफ की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया, लेकिन पाठक ने इसे हतोत्साहित किया। इसके बाद मैककॉर्मिक ने प्रूफ को निर्माता लॉरेंस बेंडर और आर्ट लिंसन के पास भेज दिया, जिन्होंने भी इसे अस्वीकार कर दिया। निर्माता जोश डोनेन और रॉस बेल ने इसमें संभावना देखी और रुचि व्यक्त की। उन्होंने स्क्रिप्ट की लंबाई निर्धारित करने के लिए अभिनेताओं के साथ अवैतनिक स्क्रीन रीडिंग की व्यवस्था की और शुरुआती रीडिंग 6 घंटे तक चली। निर्माताओं ने चलने का समय कम करने के लिए खंडों को काट दिया और उन्होंने इसकी संवाद रिकॉर्ड करने के लिए छोटी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। बेल जिस्किन ने शुरुआत में बक हेनरी को अनुकूलन लिखने के लिए काम पर रखने पर विचार किया, फाइट क्लब को 1967 की फिल्म द ग्रेजुएट के समान पाया, जिसे हेनरी ने अनुकूलित किया था। जब एक नए पटकथा लेखक जिम उहल्स ने इस काम के लिए डोनेन और बेल की पैरवी की, तो निर्माताओं ने हेनरी के ऊपर उन्हें चुन लिया। बेल ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए 4 निर्देशकों से संपर्क किया। उन्होंने पीटर जैक्सन को सबसे अच्छा विकल्प माना, लेकिन जैक्सन न्यूजीलैंड में 1996 की फिल्म द फ्रेटन्स की शूटिंग में बहुत व्यस्त थे। ब्रायन सिंगर को किताब मिली, लेकिन उन्होंने इसे पढ़ा नहीं। डैनी बॉयल ने बेल से मुलाकात की और किताब पढ़ी, लेकिन उन्होंने दूसरी फिल्म की तलाश की। किताब डेविड ओ रसेल को भी भेजी गई थी, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाए। 26 डेविड फिंचर स्टूडियो के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए उन्होंने जिस्किन और स्टूडियो प्रमुख बिल मैकेनिक से मुलाकात की। 25 अगस्त 1997 में 20th सेंचुरी फॉक्स ने घोषणा की कि फिंचर फाइट क्लब के फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करेंगे। रलाई निर्माता रॉस बेल ने अभिनेता रसेल क्रो से मुलाकात की और टाइलर डर्डन की भूमिका के लिए उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा की। निर्माता आर्ट लिंसन, जो इस परियोजना में देर से शामिल हुए, ने उसी भूमिका के बारे में पिट से मुलाकात की। लिंसन दोनों में से वरिष्ठ निर्माता थे, इसलिए स्टूडियो ने क्रो की जगह पिट को कास्ट करने की मांग की। 25 पिट अपनी 1998 की फिल्म मीट, जो ब्लैक की घरेलू असफलता के बाद
एक नई फिल्म की तलाश में थे और स्टूडियो का मानना था कि फाइट क्लब एक प्रमुख स्टार के साथ व्यावसायिक रूप से अधिक सफल होगी। स्टूडियो ने पिट को US 17.5 मिलियन में साइन किया। 28. अनाम नैरेटर की भूमिका के लिए स्टूडियो को फिल्म की व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मैट डेमन जैसे सेक्सियर मार्की नाम की इच्छा थी। इसने शॉन पेन पर भी विचार किया। इसके बजाय फिंचर ने 1996 की फिल्म द पीपल वर्सेस लैरी फ्लिंट में उनके प्रदर्शन के आधार पर नॉर्टन पर विचार किया। 29 अन्य स्टूडियो द टैलेंटेड मिस्टर रिप्ले और मैन ऑन द मून जैसी विकासशील फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं के लिए नॉर्टन से संपर्क कर रहे थे। उन्हें रनवे जूरी में कास्ट किया गया था, लेकिन फिल्म निर्माण तक नहीं पहुंची। 20वीं शताब्दी फॉक्स ने नॉर्टन को फाइट क्लब के लिए $2.5 मिलियन की पेशकश की। वह तुरंत प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि उन्हें अभी भी पैरामाउंट पिक्चर्स की एक फिल्म देनी थी। उन्होंने एक छोटे वेतन के लिए स्टूडियो की भविष्य की फिल्मों में से एक में दिखाई देने के लिए पैरामाउंट के साथ एक संविदात्मक दायित्व पर हस्ताक्षर किए थे। जनवरी 1998 में 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने घोषणा की कि पिट और नॉर्टन को कास्ट किया गया है। 30 अभिनेताओं ने मुक्केबाजी, ताइक्वांडो, ग्रैपलिंग, 31 और साबुन बनाने की शिक्षा लेकर तैयारी की। 32 पिट ने स्वेच्छा से अपने सामने के दांतों के टुकड़े कटवाने के लिए एक दंत चिकित्सक से मुलाकात की ताकि उनके चरित्र के दांत सही न हों। फिल्मांकन समाप्त होने के बाद टुकड़ों को बहाल किया गया। 33. मार्ला सिंगर की भूमिका के लिए फिंचर की पहली पसंद जेने गारोफ्लो थीं, जबकि फिंचर ने शुरू में कहा था कि उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें फिल्म की यौन सामग्री पर आपत्ति थी। 2020 में एक साक्षात्कार में गारोफ्लो ने खुलासा किया कि उन्होंने भूमिका स्वीकार कर ली थी, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि नॉर्टन का मानना था कि वह इसके लिए उपयुक्त नहीं थीं। 35 फिंचर ने जूलिया लुई ड्रेफस को भूमिका दी। 36 फिल्म निर्माताओं ने शुरुआती उम्मीदवारों के रूप में कर्टनी लव और विनोना राइडर पर विचार किया। 37 लव ने दावा किया कि उन्हें मार्ला सिंगर के रूप में लिया गया था, लेकिन अपने दिवंगत पति कर्ट कोबेन के बारे में एक फिल्म के लिए पिट की पिच को अस्वीकार करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। 38 स्टूडियो रीज विदरस्पून को कास्ट करना चाहता था। 39 अंत में फिंचर ने 1997 की फिल्म द विंग्स ऑफ द डव में उनके प्रदर्शन के आधार पर बोनहम कार्टर को कास्ट करने का फैसला किया। 40. लिखना। जब उहल्स ने पहली बार उपन्यास देखा तो यह एक पांडुलिपि के रूप में था, हालांकि इसका पहले से ही एक प्रकाशक था। अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे केवल आनंद के लिए पढ़ा और इससे वे दंग रह गए। 41 उन्होंने रूपांतरित पटकथा के मसौदे पर काम करना शुरू किया, जिसमें वॉयस ओवर को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उस समय उद्योग ने इस तकनीक को घिसापिटा और घिसापिटा माना था। जब फिंचर फिल्म में शामिल हुए तो उन्होंने सोचा कि फिल्म में वॉयस ओवर होना चाहिए। उनका मानना था कि फिल्म का हास्य नैरेटर की आवाज से आया है। 28 उन्होंने बिना वॉयस ओवर वाली फिल्म का वर्णन दुखद और दयनीय के रूप में किया। 42 फिंचर और उहल्स ने 6 से 7 महीनों तक स्क्रिप्ट को संशोधित किया और 1997 तक एक तीसरा मसौदा तैयार किया जिसमें कहानी को फिर से व्यवस्थित किया गया और कई प्रमुख तत्वों को छोड़ दिया गया। फिंचर ने सहायता के लिए पटकथा लेखक एंड्रयू केविन वॉकर को भी काम पर रखा। उन्होंने पिट और नॉर्टन को स्क्रिप्ट को संशोधित करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया और समूह ने 1 वर्ष के दौरान 5 संशोधनों का मसौदा तैयार किया। 28. पलाहनीक ने अपने उपन्यास के विश्वसनीय फिल्म रूपांतरण की प्रशंसा की और इस बात की सराहना की कि फिल्म का कथानक पुस्तक की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित था। पलाहनीक ने याद किया कि कैसे लेखकों ने इस बात पर बहस की कि क्या फिल्म के दर्शक उपन्यास के कथानक के मोड़ पर विश्वास करेंगे। फिंचर ने मोड़ को शामिल करने का समर्थन करते हुए तर्क दिया, यदि वे इस बिंदु तक सब कुछ स्वीकार करते हैं
तो वे कथानक के मोड़ को स्वीकार करेंगे। यदि वे अभी भी थिएटर में है तो वे इसके साथ रहेंगे। 43 पलाहनीक के उपन्यास में समलैंगिक कामुकता के संकेत भी थे, जिन्हें फिंचर ने दर्शकों को असहज करने और मोर के आश्चर्य को बढ़ाने के लिए फिल्म में शामिल किया। 44 बाथरूम का दृश्य जहां टाइलर डर्डन नैरेटर के बगल में नहाता है, वह ओवरटोन का एक उदाहरण है। लाइन, मुझे आश्चर्य है कि क्या कोई दूसरी महिला वास्तव में वह उत्तर है जिसकी हमें आवश्यकता है, समलैंगिकता के बजाय व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सुझाव देने के लिए थी। 13 एक और उदाहरण फिल्म की शुरुआत में वह दृश्य है जिसमें टाइलर डर्डन नैरेटर के मुंह में बंदूक की नली डालता है। 45 कथावाचक को फिल्म के अंत में टाइलर डर्डन की द्वंद्वात्मकता को अस्वीकार करके मुक्ति मिलती है, एक ऐसा रास्ता जो उपन्यास के अंत से अलग हो जाता है, जिसमें कथावाचक को एक मानसिक संस्थान में रखा जाता है। 11 नॉर्टन ने फिल्म में मुक्ति और द ग्रेजुएट में मुक्ति के बीच समानताएं खींचीं। यह दर्शाता है कि दोनों फिल्मों के नायक स्वयं के दो विभाजनों के बीच एक मध्य मार्ग पाते हैं। 14 फिंचर ने उपन्यास को टाइलर डर्डन के प्रति बहुत अधिक मोहग्रस्त माना और उससे दूर जाने के लिए अंत को बदल दिया। मैं चाहता था कि लोग टाइलर से प्यार करें, लेकिन मैं यह भी चाहता था कि वे उसकी पराजय से ठीक रहें। 11 फिल्माने स्टूडियो के अधिकारियों मैकेनिक और जिस्किन ने फिल्म के वित्तपोषण के लिए $23 मिलियन के शुरुआती बजट की योजना बनाई थी। 25 लेकिन उत्पादन की शुरुआत तक बजट बढ़ाकर $50 मिलियन कर दिया गया था। इसका आधा हिस्सा न्यू रीजेंसी द्वारा दिया गया था, लेकिन फिल्मांकन के दौरान अनुमानित बजट बढ़कर $67 मिलियन हो गया। न्यू रीजेंसी के प्रमुख और फाइट क्लब के कार्यकारी निर्माता अर्नोन मिल्चन ने फिंचर से लागत में कम से कम $5 मिलियन की कमी करने की याचिका दायर की। फिंचर ने इनकार कर दिया, इसलिए मिल्चन ने मैकेनिक को धमकी दी कि न्यू रीजेंसी वित्तपोषण वापस ले लेगी। मैकेनिक ने फाइट क्लब से डेलीज के टेप भेजकर मिल्चन का समर्थन बहाल करने की मांग की। 3 सप्ताह तक फिल्मांकन देखने के बाद मिल्चन ने न्यू रीजेंसी की वित्तीय सहायता बहाल कर दी। 46 अंतिम उत्पादन बजट 63 से $65 मिलियन था। 4 लड़ाई के दृश्यों को काफी कोरियोग्राफ किया गया था, लेकिन अभिनेताओं को यथार्थवादी प्रभाव, जैसे कि उनकी सांस फूल जाना, को कैद करने के लिए पूरी ताकत से काम करना आवश्यक था। 21 मेकअप कलाकार जूली पियर्स, जिन्होंने 1997 की फिल्म द गेम में फिंचर के लिए काम किया था, ने सेनानियों को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए मिश्रित मार्शल आर्ट और पेपरव्यू मुक्केबाजी का अध्ययन किया। उसने एक अतिरिक्त कलाकार के कान को कार्टिलेज रहित डिजाइन किया, जो उस मुक्केबाजी मैच से प्रेरित था जिसमें माइक टायसन ने इवांडर होलीफील्ड के कान का हिस्सा काट लिया था। 47 मेकअप कलाकारों ने संकेत पर पसीना बनाने के लिए 2 तरीके तैयार किए, वैसलीन की एक परत पर मिनरल पानी का छिड़काव और गीले पसीने के लिए शुद्ध पानी का उपयोग करना। मीट लोफ 31 उन्होंने नॉर्टन के साथ अपने दृश्यों में उनसे लंबे दिखने के लिए 8 इंच 20 सेंटीमीटर की लिफ्ट भी पहनी थी। 13 जुलाई से दिसंबर 1998 तक फिल्मांकन 138 दिनों तक चला। 48 जिसके दौरान फिंचर ने 1500 से अधिक रोल फिल्माए, जो एक हॉलीवुड फिल्म के लिए औसत से 3 गुना अधिक था। 31 स्थान लॉस एंजिल्स और उसके आसपास और सेंचुरी सिटी में स्टूडियो में बनाए गए सेटों पर थे। 48 प्रोडक्शन डिजाइनर एलेक्स मैकडोवेल ने 70 से अधिक सेट बनाए। 31 टाइलर डर्डन के घर का बाहरी हिस्सा कैलिफोर्निया के विल्मिंगटन में बनाया गया था। 49 जबकि इंटीरियर स्टूडियो के स्थान पर एक साउंड स्टेज पर बनाया गया था। पात्रों की विघटित दुनिया को चित्रित करने के लिए इंटीरियर को एक क्षयग्रस्त रूप दिया गया था। 48 मार्ला सिंगर का अपार्टमेंट डाउनटाउन एलए के अपार्टमेंट की तस्वीरों पर आधारित था। 16 कुल मिलाकर उत्पादन में 300 दृश्य, 200 स्थान और जटिल विशेष प्रभाव शामिल थे। फिंचर ने फाइट क्लब की तुलना अपनी बाद की कम जटिल फिल्म पैनिक रूम से की,
मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपना सारा समय ट्रकों को लोड होते और अनलोड होते देखने में बिता रहा हूं ताकि मैं संवाद की 3 पंक्तियां शूट कर सकूं। वहां बहुत ज्यादा परिवहन चल रहा था। 50 छायांकन। फिंचर ने फाइट क्लब को फिल्माने के लिए सुपर 35 प्रारूप का इस्तेमाल किया क्योंकि इससे उन्हें शॉट्स बनाने में अधिकतम लचीलापन मिला। उन्होंने जेफ क्रोननवेथ को सिनेमेटोग्राफर के रूप में नियुक्त किया। क्रोननवेथ के पिता जॉर्डन क्रोननवेथ फिंचर की 1992 की फिल्म एलियन 3 के लिए सिनेमेटोग्राफर थे, लेकिन पार्किंसंस रोग के कारण उत्पादन के बीच में ही छोड़ दिया। फिंचर ने अपनी पिछली फिल्मों 7 और द गेम में दृश्य शैलियों की खोज की और उन्होंने और क्रोननवेथ ने फाइट क्लब के लिए इन शैलियों से तत्व लिए। 48 फिंचर और क्रोननवेथ ने एक भड़कीली शैली लागू की, लोगों को एक तरह से चमकदार बनाने का विकल्प चुना। 16 टाइलर के बिना नैरेटर के दृश्यों की उपस्थिति नीरस और यथार्थवादी थी। टाइलर के साथ दृश्यों को फिंचर ने फटे पुराने, विखंडित अर्थ में अधिक हाइपररियल के रूप में वर्णित किया था, एक दृश्य रूपक जो नैरेटर की ओर बढ़ रहा है। फिल्म निर्माताओं ने वेशभूषा, मेकअप और कला निर्देशन में भारी मात्रा में असंतृप्त रंगों का इस्तेमाल किया। 48 बोनहम कार्टर ने अपने रोमांटिक शून्यवादी चरित्र को स्मैक फिएंट पेटिना के साथ चित्रित करने के लिए ओप्लेसेंट मेकअप पहना था। फिंचर और क्रोननवेथ ने 1973 की फिल्म अमेरिकन ग्रेफिटी से प्रभाव लिया। क्रू ने प्राकृतिक और व्यावहारिक दोनों तरह की रोशनी का लाभ उठाया। फिंचर ने लाइटिंग सेटअप के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की तलाश की। उदाहरण के लिए, उन्होंने शॉट्स की पृष्ठभूमि पर शहर की रोशनी के प्रभावों के लिए कई शहरी स्थानों को चुना। क्रू ने वास्तविकता के तत्व को बनाए रखने और पात्रों की चोटों को दर्शाने वाले कृत्रिम अंगों को रोशन करने के लिए अन्य व्यावहारिक स्थानों पर फ्लोरोसेंट लाइटिंग को भी अपनाया। 48 दूसरी ओर, फिंचर ने यह भी सुनिश्चित किया कि दृश्यों में इतनी तेज रोशनी न हो कि पात्रों की आंखें कम दिखाई दे। उन्होंने सिनेमेटोग्राफर गॉर्डन विलिस की तकनीक को प्रभाव के रूप में उद्धृत किया। 13 फाइट क्लब को ज्यादातर रात में फिल्माया गया था और फिंचर ने दिन के समय के दृश्यों को छायादार स्थानों पर फिल्माया। क्रू ने बैकग्राउंड में चमक पैदा करने के लिए बार के बेसमेंट को सस्ते वर्क लैंप से सुसज्जित किया। फिंचर ने बेसमेंट में शुरुआती लड़ाई के दृश्यों को फिल्माते समय स्टाइलिश कैमरावर्क से परहेज किया और इसके बजाय कैमरे को एक निश्चित स्थिति में रखा। बाद के लड़ाई के दृश्यों में, फिंचर ने कैमरे को दूर के पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से लड़ाकू के दृष्टिकोण पर ले जाया। 48 टाइलर के साथ दृश्यों को इस तरह से मंचित किया गया था कि यह चरित्र अनाम नैरेटर का मानसिक प्रक्षेपण था। टाइलर को लोगों के समूह के साथ 2 शॉट्स में फिल्माया नहीं गया था, नहीं उसे किसी भी ओवर शोल्डर शॉट्स में दिखाया गया था, जहां टाइलर नैरेटर को उसे हेरफेर करने के लिए विशिष्ट विचार देता है। नैरेटर के टाइलर से मिलने से पहले के दृश्यों में, फिल्म निर्माताओं ने अचेतन प्रभाव के लिए एकल फ्रेम में टाइलर की उपस्थिति डाली। 16 टाइलर पृष्ठभूमि में और फोकस से बाहर दिखाई देता है, जैसे कंधे पर एक छोटा शैतान। 13 फिंचर ने अचेतन फ्रेमों को समझाया। हमारा नायक अपने दिमाग में टाइलर डर्डन का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस बिंदु पर वह केवल नैरेटर की चेतना की परिधि पर मौजूद है। जबकि क्रोननवेथ ने आम तौर पर फाइट क्लब पर कोडक फिल्म स्टॉक को रेट और एक्सपोज किया, इसके स्वरूप को बदलने के लिए कई अन्य तकनीकों को लागू किया गया। बाहरी रात की फोटोग्राफी के अधिकांश भाग पर फ्लैशिंग को लागू किया गया था, कंट्रास्ट को जानबूझकर बदसूरत बनाने के लिए बढ़ाया गया था, प्रिंट को अंडर एक्सपोज करने के लिए समायोजित किया गया था, टेक्निकलर के ईएनआर सिल्वर रिटेशन का उपयोग काले रंग के घनत्व को बढ़ाने के लिए कुछ चुनिंदा प्रिंटों पर किया गया था, और गंदे पेटिना के साथ प्रिंट पर स्टेप डाउन लुक बनाने के लिए उच्च कंट्रास्ट प्रिंट स्टॉक चुने गए थे। 16 दृश्य प्रभाव। फिंचर ने फाइट क्लब के लिए विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर केविन टॉड हॉग को काम पर रखा, जिन्होंने द गेम में उनके लिए काम किया था।
हॉग ने विजुअल इफेक्ट्स कलाकारों और विशेषज्ञों को अलग-अलग सुविधाओं को सौंपा, जिनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स को संबोधित किया: सीजी मॉडलिंग, एनिमेशन, कंपोजिंग और स्कैनिंग। हॉग ने बताया, हमने प्रभाव कार्य के प्रत्येक पहलू के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों का चयन किया, फिर उनके प्रयासों का समन्वय किया। इस तरह हमें कभी भी किसी सुविधा की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना पड़ा। फिंचर ने मन की नज़र के माध्यम से नैरेटर के परिप्रेक्ष्य की कल्पना की और फिल्म दर्शकों के लिए एक मायोपिक रूपरेखा तैयार की। फिंचर ने वास्तविक फिल्मांकन के दौरान गलतियां करने से बचने के लिए समस्या समाधान उपकरण के रूप में चुनौतीपूर्ण मुख्य इकाई और दृश्य प्रभाव शॉट्स के प्रीविजुअलाइज्ड फुटेज का भी उपयोग किया। 51 नीले और खुरदरे दिखने वाले तने बीच में लुप्त बिंदु में फैल जाते हैं। दाईं ओर के तने दिखाई देते हैं, जबकि बाकी अंधेरे में छिप जाते हैं। पदार्थ के नीले धब्बे छवि में तैरते हैं। लुप्त बिंदु के सामने फाइट क्लब शब्द है। फाइट क्लब का शुरुआती दृश्य मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क को दर्शाता है, जिसमें कथावाचक के भय के आवेग से विचार प्रक्रियाएं शुरू होती है। नेटवर्क को एल सिस्टम का उपयोग करके मैप किया गया था और एक मेडिकल इलस्ट्रेटर द्वारा तैयार किया गया था। फिल्म का शीर्षक अनुक्रम 90 सेकंड का दृश्य प्रभाव रचना है, जो सूक्ष्म स्तर पर नैरेटर के मस्तिष्क के अंदर का चित्रण करता है। कैमरा उसके डर के केंद्र से शुरू होकर उसके डर के आवेग द्वारा शुरू की गई विचार प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए बाहर की ओर वापस खींचता है। 52 फिंचर द्वारा भाग में डिजाइन किए गए इस अनुक्रम को पहले फिल्म के बाकी हिस्सों से अलग से बजट किया गया था, लेकिन जनवरी 1999 में स्टूडियो ने इस अनुक्रम को पुरस्कृत किया। 51 फिंचर ने इस अनुक्रम के लिए डिजिटल डोमेन और इसके दृश्य प्रभाव पर्यवेक्षक केविन मैक को काम पर रखा, जिन्होंने 1998 की फिल्म व्हाट ड्रीम्स में कम के लिए दृश्य प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। कंपनी ने एल सिस्टम का उपयोग करके कंप्यूटर जनरेटेड मस्तिष्क का मानचित्रण किया। 53 हॉग ने फिंचर द्वारा शॉट के साथ लिए गए कलात्मक लाइसेंस के बारे में बताया, जबकि वह मस्तिष्क मार्ग को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फोटोग्राफी की तरह दिखाना चाहते थे। उस लुक को रात के गोते के एहसास के साथ जोड़ना था, गीला, डरावना और कम गहराई वाला क्षेत्र। क्षेत्र की उथली गहराई को किरण अनुरेखण प्रक्रिया के साथ पूरा किया गया था। 51 अन्य दृश्य प्रभावों में एक प्रारंभिक दृश्य शामिल है, जिसमें कैमरा शहर की सड़कों पर प्रोजेक्ट मेहम के विध्वंसक उपकरणों का सर्वेक्षण करने के लिए भूमिगत पार्किंग स्थलों में चमकता है। यह दृश्य फोटोग्राफर माइकल डगलस मिडल्टन द्वारा लॉस एंजिल्स और सेंचुरी सिटी की लगभग 100 तस्वीरों की एक त्रिआयामी रचना थी। क्रेडिट कार्ड कार्यालय भवनों के विध्वंस का अंतिम दृश्य इमेज सावंत के रिचर्ड बेली द्वारा डिजाइन किया गया था। बेली ने इस दृश्य पर 14 महीने से अधिक समय तक काम किया। 51 फिल्म के बीच में टाइलर डर्डन दर्शकों को क्यू मार्क दिखाते हैं, जिसे फिल्म में सिगरेट बर्न का उपनाम दिया गया है। यह दृश्य एक ऐसे मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है जो फिल्म में पहले से मौजूद काफी व्यक्तिपरक वास्तविकता के आने वाले टूटने और उलटफेर का पूर्वाभास देता है। फिंचर ने समझाया, अचानक ऐसा लगता है जैसे प्रोजेक्शनिस्ट बदलाव को भूल गया, दर्शकों को फिल्म को बिल्कुल नए तरीके से देखना शुरू करना होगा। 51 अंक फिंचर को चिंता थी कि फिल्म स्कोर लिखने में अनुभवी बैंड थीम को एक साथ नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने एक ऐसे बैंड की तलाश की जिसने कभी फिल्म के लिए रिकॉर्डिंग नहीं की हो। उन्होंने रेडियोहेड का पीछा किया 13, लेकिन गायक थॉम यॉर्क ने मना कर दिया क्योंकि वह अपने 1997 के एल्बम ओके कंप्यूटर को बढ़ावा देने के तनाव से उबर रहे थे। 54 फिंचर ने इसके बजाय ब्रेकबीट बनाने वाली जोड़ी डस्ट ब्रदर्स को नियुक्त किया, जिन्होंने ड्रम लूप, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैच और कंप्यूटरीकृत नमूनों को शामिल करते हुए एक आधुनिक स्कोर बनाया। डस्ट ब्रदर्स के कलाकार माइकल सिम्पसन ने सेटअप के बारे में बताया, फिंचर फिल्म के बारे में हर चीज के साथ नई जमीन तोड़ना चाहते थे और एक गैरपारंपरिक स्कोर ने इसे हासिल करने में मदद की। 55
चरमोत्कर्ष और अंत क्रेडिट में पिक्सीज का गाना वेयर इज माई माइंड दिखाया गया है। विपणन। दिसंबर 1998 में फिल्मांकन समाप्त हो गया और फिंचर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्क्रीनिंग के लिए फाइट क्लब तैयार करने के लिए 1999 की शुरुआत में फुटेज को संपादित किया। उन्हें फिल्म सकारात्मक रूप से नहीं मिली और वे चिंतित थे कि फिल्म के लिए दर्शक नहीं होंगे। 57 कार्यकारी निर्माता आर्ट लिंसन, जिन्होंने फिल्म का समर्थन किया, ने प्रतिक्रिया को याद करते हुए कहा, फाइट क्लब की इतनी सारी घटनाएं चिंताजनक थीं कि अधिकारियों का कोई भी समूह उन्हें कम नहीं कर सकता था। 58 फिर भी, फाइट क्लब को मूल रूप से जुलाई 1999 में रिलीज किया जाना था। 59 लेकिन बाद में इसे बदलकर 6 अगस्त 1999 कर दिया गया। स्टूडियो ने भीड़ भरे ग्रीष्मकालीन शेड्यूल और जल्दबाजी में पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया का हवाला देते हुए इस बार शरद ऋतु तक फिल्म की रिलीज में और देरी की। 60 बाहरी लोगों ने इस देरी के लिए साल की शुरुआत में कोलंबिन हाई स्कूल नरसंहार को जिम्मेदार ठहराया। 61 फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स के मार्केटिंग अधिकारियों को फाइट क्लब के विपणन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और एक समय पर इसे एक कला फिल्म के रूप में विपणन करने पर विचार किया गया। उनका मानना था कि फिल्म मुख्य रूप से पुरुष दर्शकों के लिए बनाई गई थी क्योंकि इसमें हिंसा थी और उनका मानना था कि पिट भी महिला फिल्म दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। शोध परीक्षण से पता चला कि फिल्म किशोरों को आकर्षित करती है। फिंचर ने पोस्टर और ट्रेलर को पिट पर केंद्रित करने से मना कर दिया और स्टूडियो को मार्केटिंग योजना तैयार करने के लिए विज्ञापन फर्म विडेन प्लस केनेडी को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित किया। फर्म ने फिल्म की मुख्य मार्केटिंग छवि के रूप में फाइट क्लब शीर्षक के साथ गुलाबी साबुन की एक पट्टी का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को फॉक्स अधिकारियों ने एक बुरा मजाक माना। फिंचर ने पिट और नॉर्टन द्वारा प्रस्तुत नकली सार्वजनिक सेवा घोषणाओं के रूप में 2 शुरुआती ट्रेलर भी जारी किए। स्टूडियो को नहीं लगा कि ट्रेलर ने फिल्म का उचित तरीके से विपणन किया है। इसके बजाय स्टूडियो ने प्रेस जंकट, पोस्टर, बिलबोर्ड और टीवी के लिए ट्रेलर प्रदान करने के लिए $20 मिलियन के बड़े पैमाने पर अभियान को वित्तपोषित किया, जिसमें फिल्म के लड़ाई के दृश्यों को उजागर किया गया। स्टूडियो ने वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के प्रसारण के दौरान केबल पर फाइट क्लब का विज्ञापन किया, जिसका फिंचर ने विरोध किया। उनका मानना था कि प्लेसमेंट ने फिल्म के लिए गलत संदर्भ बनाया। 57 लिंसन का मानना था कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रॉबर्ट हार्पर द्वारा गलत तरीके से की गई एक आयामी मार्केटिंग ने संयुक्त राज्य अमेरिका में फाइट क्लब के बॉक्स ऑफिस पर ठंडे प्रदर्शन में काफी हद तक योगदान दिया। नाट्य प्रदर्शन। स्टूडियो ने 10 सितंबर 1999 को 56वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फाइट क्लब का विश्व प्रीमियर आयोजित किया। 63-64 अमेरिकी नाट्य रिलीज के लिए स्टूडियो ने फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए नेशनल रिसर्च ग्रुप को काम पर रखा। समूह ने भविष्यवाणी की कि फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में $13 मिलियन और $15 मिलियन के बीच कमाई करेगी। 65 फाइट क्लब 15 अक्टूबर 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में व्यावसायिक रूप से खुली और शुरुआती सप्ताहांत में 1963 सिनेमाघरों में $11 मिलियन की कमाई की। एक फिल्म ने वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर पहला स्थान हासिल किया, जिसने एक साथ वीकेंड ओपनर डबल जेपार्डी और द स्टोरी ऑफ अस को पछाड़ दिया। 66-67 फाइट क्लब के लिए दर्शकों का लिंग मिश्रण, जिसे अंतिम एंटीडेट फ्लिक माना जाता है, 61% पुरुष और 39% महिला था। 58% दर्शक 21 वर्ष से कम आयु के थे। फिल्म के शीर्ष स्थान के बावजूद इसकी शुरुआती कमाई स्टूडियो की उम्मीदों से कम रही। 68 दूसरे सप्ताहांत में फाइट क्लब ने राजस्व में 42.6% की गिरावट दर्ज की, जिसने 6.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 69 अपने मूल नाट्य प्रदर्शन में फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $37 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अन्य क्षेत्रों में
63.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 100.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई हुई। बाद में पुनः रिलीज के साथ फिल्म की दुनिया भर में कुल कमाई बढ़कर 101.2 मिलियन डॉलर हो गई। एक फाइट क्लब के उत्तर अमेरिकी प्रदर्शन में कमी ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के स्टूडियो प्रमुख बिल मैकेनिक और मीडिया कार्यकारी रूपर्ट मर्डोक के बीच संबंधों को खराब कर दिया, जिसने जून 2000 में मैकेनिक के इस्तीफे में योगदान दिया। 其实， ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन ने फाइट क्लब की 12 नवंबर 1999 को यूनाइटेड किंगडम में रिलीज के लिए समीक्षा की और रक्षाहीन आदमी के चेहरे को पीट-पीट कर लथपथ करने के उत्साह में लिप्त होने वाले 2 दृश्यों को हटा दिया। बोर्ड ने फिल्म को 18 प्रमाणपत्र दिया, जिससे यूके में केवल वयस्क दर्शकों के लिए रिलीज सीमित हो गई। बीबीएफसी ने आगे कोई सेंसरशिप नहीं की, इस दावे पर विचार किया और खारिज कर दिया कि फाइट क्लब में खतरनाक रूप से शिक्षाप्रद जानकारी थी और यह असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित कर सकती थी। बोर्ड ने फैसला किया, पूरी फिल्म स्पष्ट रूप से शौकिया फांसीवाद की आलोचनात्मक और तीखी पैरोडी है, जिसे यह आंशिक रूप से चित्रित करती है। पुरुष मर्दांगी और इससे उत्पन्न होने वाला असामाजिक व्यवहार का इसका केंद्रीय विषय अंतिम रीलों में केंद्रीय चरित्र द्वारा जोरदार तरीके से खारिज कर दिया गया है। 71 मार्च 2007 में यूके में जारी 2 डिस्क डीवीडी संस्करण में दृश्यों को बहाल किया गया था। 72 फरवरी 2024 में एक नाटकीय पुनः रिलीज से पहले बीबीएफसी ने वर्गीकरण को 18 से घटाकर 15 कर दिया। होम मीडिया। फिंचर ने डीवीडी पैकेजिंग की रचना की देखरेख की और होम मीडिया में फिल्म के संक्रमण में भाग लेने वाले पहले निर्देशकों में से एक थे। फिल्म को 6 जून 2000 को 1 और 2 डिस्क संस्करणों में डीवीडी पर रिलीज किया गया था। 74 मूवी डिस्क में 4 कमेंट्री ट्रैक शामिल थे। 75 जबकि बोनस डिस्क में पर्दे के पीछे की क्लिप, हटाए गए दृश्य, ट्रेलर, थिएटर सुरक्षा पीएसए, प्रचार संगीत वीडियो, दिस इज योर लाइफ, इंटरनेट स्पॉट, स्टिल गैलरी, कलाकारों की आत्मकथाएं, स्टोरी बोर्ड और प्रचार सामग्री शामिल थी। 76 फिंचर ने फिल्म के लिए अपने विजन को पूरा करने के लिए डीवीडी पर काम किया। 20वीं सेंचुरी फॉक्स के क्रिएटिव डेवलपमेंट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जूली मार्केल ने कहा कि डीवीडी पैकेजिंग ने फिंचर के विजन को पूरक बनाया। फिल्म आपको सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। पैकेज विस्तार से एक ऐसे अनुभव को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करता है जिसे आपको खुद अनुभव करना चाहिए। जितना अधिक आप इसे देखेंगे, उतना ही अधिक आप इससे बाहर निकलेंगे। स्टूडियो ने 2 महीने तक पैकेजिंग विकसित की। 77 2 डिस्क विशेष संस्करण डीवीडी को भूरे रंग के कार्डबोर्ड आवरण में ढका हुआ दिखने के लिए पैक किया गया था। शीर्षक फाइट क्लब को सामने की ओर तिरछे लेबल किया गया था और पैकेजिंग सुतली से बंधी हुई दिखाई दी। मार्केल ने कहा, हम चाहते थे कि पैकेज बाहर से सरल हो ताकि भूरे रंग के पेपर रैपिंग की सादगी और अंदर की तीव्रता और अराजकता के बीच एक द्वंद्व हो। 77 20वीं शताब्दी फॉक्स के विपणन उपाध्यक्ष डेबोरा मिशेल ने डिजाइन का वर्णन करते हुए कहा, खुदरा दृष्टिकोण से डीवीडी केस में अविश्वसनीय शेल्फ प्रेजेंस है। 78 यह THX ऑप्टिमोर को प्रदर्शित करने वाली पहली डीवीडी रिलीज थी। 79, फाइट क्लब ने सर्वश्रेष्ठ डीवीडी कमेंट्री और सर्वश्रेष्ठ डीवीडी स्पेशल फीचर्स के लिए 2000 ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी अवार्ड जीता। 80 एंटरटेनमेंट वीकली ने डीवीडी की सामग्री और तकनीकी चित्र और ऑडियो गुणवत्ता को शीर्ष रेटिंग देते हुए फिल्म के 2 डिस्क संस्करण को द 50 एसेंशियल डीवीडी की 2001 की सूची में पहले स्थान पर रखा। 81 जब 2 डिस्क संस्करण प्रिंट से बाहर हो गया तो स्टूडियो ने प्रशंसकों के अनुरोध के कारण 2004 में इसे फिर से जारी किया। 82 फिल्म ने पहले 10 वर्षों के भीतर डीवीडी और वीडियो पर 6 मिलियन से अधिक प्रतियां बेचीं।
83, जिससे यह स्टूडियो के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाले होम मीडिया आइटमों में से एक बन गया। 62, इसके अलावा वीडियो और डीवीडी किराए में $55 मिलियन से अधिक की कमाई हुई। 84, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में कमजोर बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन, अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन और अत्यधिक सफल डीवीडी रिलीज के साथ फाइट क्लब ने स्टूडियो के लिए $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुनाफा कमाया। 62， लेजरडिस्क संस्करण केवल जापान में 26 मई 2000 को जारी किया गया था। 85, और इसमें एक अलग कवर आर्ट है। साथ ही एलडी पर जारी किए गए बहुत कम डॉल्बी डिजिटल सराउंड ईएक्स साउंड ट्रैक में से एक है। वीएचएस संस्करण 31 अक्टूबर 2000 को 20वीं सेंचुरी फॉक्स की प्रीमियर सीरीज लाइन के एक भाग के रूप में जारी किया गया था। इसमें फिल्म के बाद एक फीचर शामिल है, बिहाइंड द ब्रॉल। 86， फाइट क्लब को 17 नवंबर 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लूरे डिस्क प्रारूप में रिलीज किया गया था। 87, पैकेजिंग के लिए कला के 30 टुकड़े बनाने के लिए 5 भित्तिचित्र कलाकारों को नियुक्त किया गया था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर पाए जाने वाले शहरी सौंदर्यशास्त्र के साथ साथ यूरोपीय सड़क कला के प्रभाव शामिल थे। 88, ब्लूरे संस्करण फाइट क्लब मेनू स्क्रीन पर जाने से पहले ड्रू बैरीमोर अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी नेवर बीन किस्ड के मेनू स्क्रीन के साथ खुलता है। फिंचर को बैरीमोर से नकली मेनू स्क्रीन को शामिल करने की अनुमति मिली। 89, चीन में टेंसेंट की एक ऑनलाइन रिलीज ने अंत में बम विस्फोटों को सेंसर कर दिया और अंत को एक संदेश के साथ बदल दिया कि प्रोजेक्ट मेहेम को नाकाम कर दिया गया था। 90, टाइलर डर्डन को कानून प्रवर्तन द्वारा गिरफ्तार किया गया और 2012 तक पागलखाने में रखा गया, जो मूल फाइट क्लब उपन्यास के अंत को अनुकूलित करता है। 91 हफ्तों बाद टेंसेंट ने फिल्म का एक संस्करण जारी किया, जिसमें पहले काटे गए 12 मिनटों में से 11 को बहाल किया गया था। 92, 93, उपन्यास के लेखक चक पलाहनी का मानना था कि सेंसर किए गए संस्करण ने पुस्तक के अंत को आंशिक रूप से बहाल कर दिया है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। सिनेस्ट के गैरी क्राउडस ने उस समय की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया का सारांश देते हुए कहा, कई आलोचकों ने फाइट क्लब की प्रशंसा की, इसे वर्ष की सबसे रोमांचक, मौलिक और विचारोत्तेजक फिल्मों में से एक बताया। उन्होंने नकारात्मक राय के बारे में लिखा, जबकि फाइट क्लब के कई आलोचक समर्थक थे। फिल्म के आलोचक हमलावर कहीं अधिक मुखर थे। एक नकारात्मक कोरस जो हाथापाई के अत्यधिक ग्राफिक दृश्यों के बारे में उन्मादी हो गया था। उन्हें लगा कि ऐसे दृश्य केवल क्रूरता के एक नासमझ ग्लैमराइजेशन के रूप में काम करते हैं, एक नैतिक रूप से गैरजिम्मेदार चित्रण, जिससे उन्हें डर था कि यह प्रभावशाली युवा पुरुष दर्शकों को एक दूसरे को बेवजह पीटने के लिए अपने स्वयं के वास्तविक जीवन के फाइट क्लब स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। 96, जब फाइट क्लब का प्रीमियर 56वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ, तो फिल्म पर आलोचकों द्वारा जमकर बहस की गई। एक समाचार पत्र ने बताया, कई लोगों ने इसे समान रूप से पसंद और नफरत की। कुछ आलोचकों ने चिंता व्यक्त की कि फिल्म नकल करने वालों को उकसाएगी, जैसा कि लगभग 3 दशक पहले ब्रिटेन में एक क्लॉकवर्क ऑरेंज के शुरू होने के बाद देखा गया था। 97, फिल्म के नाटकीय रिलीज पर द टाइम्स ने प्रतिक्रिया की रिपोर्ट की, इसने पुरुष मानस में एक तंत्रिका को छुआ, जिस पर दुनिया भर के अखबारों में बहस हुई। 98, हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने फाइट क्लब को 1990 के दशक में पुरुषों का एक सटीक चित्रण कहा, कुछ आलोचकों ने इसे गैरजिम्मेदार और भयावह कहा। द ऑस्ट्रेलियन के लिए लिखते हुए क्रिस्टोफर गुडविन ने कहा, फाइट क्लब स्टेनली कुब्रिक की एक क्लॉकवर्क ऑरेंज के बाद से हिंसा पर सबसे विवादास्पद मुख्यधारा हॉलीवुड चिंतन बन रहा है। 99， द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए समीक्षा करते हुए जेनेट मसलिन ने फिंचर के निर्देशन और फिल्म के संपादन की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि फाइट क्लब ने समकालीन मर्दांगी का संदेश दिया और अगर बारीकी से नहीं देखा गया तो फिल्म को हिंसा और शून्यवाद के समर्थन के रूप में गलत समझा जा सकता है। 100 शिकागो सन टाइम्स के लिए समीक्षा करते हुए
रोजर एबर्ट ने फाइट क्लब को 4 में से 2 स्टार दिए, इसे आंतरिक और कठोर कहा, लेकिन साथ ही दर्शन के रूप में प्रच्छन्न एक रोमांचकारी सवारी भी कहा, जिसका आशाजनक पहला कार्य एक दूसरे के बाद आता है, जो मर्दाना संवेदनाओं को बढ़ावा देता है, और तीसरे को उन्होंने छल के रूप में खारिज कर दिया। 101 एबर्ट ने बाद में स्वीकार किया कि फिल्म अधिकांश लोगों को पसंद आई, मुझे नहीं। 102 उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के दौरान इसे देखने के बाद मैंने इसके कौशल की और भी अधिक प्रशंसा की और इसके विचार की और भी कम। 103 बोस्टन ग्लोब के जे कैर ने कहा कि फिल्म की शुरुआत उत्तेजक रूप से घबराहट और कल्पनाशील उत्साह के साथ हुई, लेकिन अंततः यह विस्फोटक रूप से मूर्खतापूर्ण बन गई। 104 न्यूज़वीक के डेविड एंसन ने फाइट क्लब को शानदार तकनीक, बचकानी दार्शनिकता, तीखे व्यंग्य और संवेदी अधिभार का एक अपमानजनक मिश्रण के रूप में वर्णित किया और सोचा कि अंत बहुत दिखावा था। 105 टाइम के रिचर्ड स्किकेल ने मिस एन सीन को अंधेरा और नम बताया। यह उनके पात्रों के ऊपर के जीवन और उनके भूमिगत जीवन की बाजपन के बीच के अंतर को दर्शाता है। पानी, भले ही वह प्रदूषित हो, जीवन का स्रोत है। रक्त, भले ही वह लापरवाही से बह जाए, पूरी तरह से जिए जा रहे जीवन का प्रतीक है। उनकी बात को सरल शब्दों में कहें तो, सूखा होने से गीला होना बेहतर है। शिकेल ने पिट और नॉर्टन के अभिनय की सराहना की, लेकिन पारंपरिक रूप से दिखावटी प्रस्तुति और बोनहम कार्टर के चरित्र को दिलचस्प बनाने में विफलता की आलोचना की। 106फिल्म समीक्षा वेबसाइट मेटाक्रिटिक ने 36 आलोचकों का सर्वेक्षण किया और 24 समीक्षाओं को सकारात्मक, 10 को मिश्रित और 2 को नकारात्मक के रूप में आंका। इसने 100 में से 67 का कुल स्कोर दिया, जिसके बारे में इसने कहा कि यह आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 107 इसी तरह की वेबसाइट रॉटन टोमेटोज ने 185 आलोचकों का सर्वेक्षण किया और समीक्षाओं को सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में वर्गीकृत करते हुए 148 को सकारात्मक और 37 को नकारात्मक के रूप में आंका। 185 समीक्षाओं में से इसने 10 में से 7.4 की औसत रेटिंग निर्धारित की। इसने फिल्म को 80% का स्कोर दिया और आलोचनात्मक सहमति को संक्षेप में प्रस्तुत किया। ठोस अभिनय, अद्भुत निर्देशन और विस्तृत प्रोडक्शन डिजाइन फाइट क्लब को एक जंगली सवारी बनाते हैं। 108पुरस्कार। फाइट क्लब को सर्वश्रेष्ठ साउंड एडिटिंग के लिए 2000 अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन यह द मैट्रिक्स से हार गया। 109 बोनहम कार्टर ने सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश अभिनेत्री के लिए 2000 एम्पायर पुरस्कार जीता। 110 ऑनलाइन फिल्म क्रिटिक्स सोसाइटी ने फाइट क्लब को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, नॉर्टन, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा, उहल्स के लिए भी नामांकित किया। 111 हालांकि फिल्म ने कोई भी पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन संगठन ने फाइट क्लब को 1999 की शीर्ष 10 फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया। 112 साउंड ट्रैक को ब्रिट पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो नॉटिंग हिल से हार गया। सांस्कृतिक प्रभाव। मुख्य लेख। फाइट क्लब की व्याख्याएं। फाइट क्लब 1990 के दशक की सबसे विवादास्पद और चर्चित फिल्मों में से एक थी। 114 इस फिल्म को अमेरिकी राजनीतिक जीवन में एक नए मूड के अग्रदूत के रूप में देखा गया था। 1999 की अन्य फिल्मों मैग्नोलिया, बीइंग जॉन माल्कोविच और थ्री किंग्स की तरह, फाइट क्लब को सिनेमाई रूप और शैली में एक प्रवर्तक के रूप में पहचाना गया, क्योंकि इसने फिल्म निर्माण तकनीक में नए विकास का फायदा उठाया। 115 फाइट क्लब की नाटकीय रिलीज के बाद यह मुंह से मुंह तक लोकप्रिय हो गई। 116 और डीवीडी के सकारात्मक स्वागत ने इसे एक पंथ फिल्म के रूप में स्थापित किया, जिसे न्यूज़वीक के डेविड एंसेन ने सदाबहार प्रसिद्धि का आनंद लिया। 117 118 फिल्म की सफलता ने पलाहनी की प्रोफाइल को वैश्विक ख्याति तक बढ़ा दिया। 119फाइट क्लब की रिलीज के बाद
संयुक्त राज्य अमेरिका में कई फाइट क्लब शुरू होने की सूचना मिली। 2000 में मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया में एक जेंटलमैन फाइट क्लब शुरू किया गया था और इसके ज्यादातर सदस्य टेक इंडस्ट्री से थे। 120 टेक्सास, न्यू जर्सी, वाशिंगटन राज्य और अलास्का में किशोरों और प्रीटीन्स ने भी फाइट क्लब शुरू किए और अपनी लड़ाइयों के वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किए, जिससे अधिकारियों को क्लबों को तोड़ना पड़ा। 2006 में एक स्थानीय हाई स्कूल का एक अनिच्छुक प्रतिभागी अर्लिंगटन, टेक्सास में एक फाइट क्लब में घायल हो गया था और लड़ाई की डीवीडी बिक्री के कारण 6 किशोरों की गिरफ्तारी हुई थी। 121 प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी एक गैरस्वीकृत फाइट क्लब शुरू किया गया था, जहां कैंपस में मैच आयोजित किए जाते थे। 122 इस फिल्म पर कॉलेज के छात्र ल्यूक हेल्डर को प्रभावित करने का संदेह था, जिसने 2002 में मेलबॉक्स में पाइप बम लगाए थे। हेल्डर का लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका के मानचित्र पर एक स्माइली पैटर्न बनाना था, जो फाइट क्लब के दृश्य के समान था, जिसमें एक इमारत को उसके बाहरी हिस्से पर स्माइली बनाने के लिए तोड़फोड़ की जाती है। 123 16 जुलाई 2009 को मैनहट्टन में अपना खुद का फाइट क्लब बनाने वाले 17 वर्षीय व्यक्ति पर अपर ईस्ट साइड में एक स्टारबक्स कॉफी शॉप के बाहर एक घर में बने बम को विस्फोट करने का आरोप लगाया गया था। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस विभाग ने बताया कि संदिग्ध प्रोजेक्ट मेहेम की नकल करने की कोशिश कर रहा था। 124 फाइट क्लब का ईसाई धर्म के अनुयायियों और पुरुषत्व के क्षेत्रों में इंजील ईसाई धर्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कई चर्चों ने अपने सेल समूहों को फाइट क्लब कहा, जिसका उद्देश्य नियमित रूप से मिलना और शरीर को पीटना और अनुग्रह के सुसमाचार पर विश्वास करना था। 125 126 कुछ चर्च, विशेष रूप से सिएटल में मार्स हिल चर्च, जिसके पादरी मार्क ड्रिस्कॉल फिल्म से प्रभावित थे, 127 ने फिल्म में पुरुषत्व पर जोर दिया और आत्म देखभाल को अस्वीकार किया। जेसिका जॉनसन का सुझाव है कि ड्रिस्कॉल ने अपने साथियों से प्रोजेक्ट मेहेम जैसा ही एक आंदोलन शुरू करने के लिए कहा। 128 फाइट क्लब वीडियो गेम को 2004 में विवेंडी यूनिवर्सल गेम्स द्वारा प्लेस्टेशन 2, एक्सबॉक्स और मोबाइल फोन के लिए जारी किया गया था। यह गेम आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से असफल रहा और इसे गेमस्पॉट, गेम इन्फॉर्मर और IGN जैसे प्रकाशनों और वेबसाइटों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा। 129 130 131 वीडियो गेम जेट सेट रेडियो, जिसे शुरू में सेगा के ड्रीमकास्ट कंसोल के लिए 2000 में जारी किया गया था, फिल्म के विरोधी स्थापना विषयों से प्रेरित था। 132 2003 में फाइट क्लब को मेंस जर्नल द्वारा सभी समय की 50 सर्वश्रेष्ठ पुरुष फिल्मों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 133 2004 और 2006 में फाइट क्लब को एम्पायर पाथको द्वारा क्रमशः 8वीं और 10वीं सबसे बड़ी फिल्म के रूप में वोट दिया गया था। 134 135 टोटल फिल्म ने पत्रिका की 10वीं सालगिरह के दौरान 2007 में फाइट क्लब को हमारे जीवनकाल की सबसे महान फिल्म का दर्जा दिया। 136 2007 में प्रीमियर ने टाइलर डर्डन की पंक्ति, फाइट क्लब का पहला नियम यह है कि आप फाइट क्लब के बारे में बात नहीं करते हैं, को सभी समय की 27वीं सबसे बड़ी फिल्म पंक्ति के रूप में चुना। 137 138 एम्पायर ने 2008 के अपने अंक द 500 ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ ऑल टाइम में फाइट क्लब को अब तक की 10वीं सबसे महान फिल्म के रूप में भी पहचाना। 139 2010 में फाइट क्लब की विशेषता वाले 2 वायरल मैशअप वीडियो जारी किए गए थे। फेरिस क्लब फाइट क्लब और 1986 की फिल्म फेरिस ब्यूलर डे ऑफ का मैशअप था। इसमें फेरिस को टाइलर डर्डन और कैमरून को कथावाचक के रूप में दिखाया गया था, जो जॉन ह्यूजेस क्लासिक के पीछे वास्तविक मनोवैज्ञानिक सच्चाई को देखने का दावा करता है। 140 दूसरा वीडियो, जेन ऑस्टेन का फाइट क्लब के लड़ाई के नियमों और 19वीं सदी की उपन्यासकार जेन ऑस्टेन द्वारा बनाए गए पात्रों के मैशअप के रूप में ऑनलाइन भी लोकप्रिय हुआ।
दोस्तों ये 20th सेंचुरी स्टूडियो द्वारा देखने को मिली थी ये मूवी, और 10 सितंबर 1999 को वेनिस में और 15 अक्टूबर 1999 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी रिलीज़ इसे कर दिया गया था। 140 मिनट टोटल इसकी लेंथ है और इसे तकरीबन 60 से 65 मिलियन के बजट में बनाया गया था। उसने जो कलेक्शन दिया था उस दौर के अंदर 101.2 मिलियन का दिया था। इसी वजह से सुपर डुपर हिट रही थी। और अब कुछ अपडेट निकल कर आई है जिसके मुताबिक इसका दूसरा पार्ट हमें कंफर्म देखने को मिलने वाला है। बाकी की फैन में टीज़र ट्रेलर आपने देखे होंगे, लेकिन ऑफिशियल टीज़र ट्रेलर अभी तक आया नहीं है। जैसे ही और कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा हमारे चैनल के द्वारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।